सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो अपना डेली फ्री क्विज चल रहा है उसका टेस्ट वन का डिस्कशन करेंगे। टेस्ट वन आपका डील कर रहा था इंडियन पॉलिटी से, ठीक है। तो ये वाला जो क्लास होगा इसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के जो भी आपको 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है क्योंकि ये आपके जनरली जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चन है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को रेस्पेक्ट के साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये आपको थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज देते हैं। जिस लेवल तक आप पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा ये इन डेप्थ जाके वहां से ये थोड़ा ट्रिकी बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो व्यू है, आपका जो डायमेंशन है और ज्यादा ब्रॉड होगा और ज्यादा आपकी एबिलिटी बढ़े बनेगी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीसीएस आप कोई सा भी स्टेट को उठा लीजिए, जनरली सब अब अप्रोच कर रहे हैं यूपीएससी को। तो जब ये यूपीएससी को अप्रोच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो यूपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये इनके लिए क्या बनेंगे, आइडियल बनेंगे। तो इससे पहले कि वो स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आए फिर हम उसको पढ़ें तो उससे बेटर होगा कि हम अभी पढ़ लें, एक साल अपना बचाएं और डायरेक्ट अपने पीसीएस के एग्जाम में उसे अप्लाई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। देखिए इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड हम सब जानते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें ये पूछ रहा है, चार स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि रिकमेंडेशन गवर्नमेंट देती है, नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है। तो आप नोटिस करेंगे तो सारा खेल इन्हीं बातों का है। चार ऑप्शंस में डील ही वो इस चीज पे कर रहा है कि आपको ये क्लियरिटी लेना चाह रहा है कि रिकमेंडेशन कौन देता है और नोटिफिकेशन कौन देता है, ठीक है। तो देखिए रिकमेंडेशन दो होती है वो गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट यानी कि जैसे मान लीजिए अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है तो प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देंगे, और इन केस स्टेट असेंबली का इलेक्शन है तो गवर्नर की तरफ से रिकमेंडेशन होती है, ठीक है। तो रिकमेंडेशन इज मेड बाय द गवर्नमेंट, और जो नोटिफिकेशन होता है, जो डेट होती है इलेक्शन की, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये चीज जरूर याद रखेंगे, ये डील करता है आर्टिकल 324। वैसे तो पूरे जो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक हैं वो सारे आपके किससे डील करते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है वो है आर्टिकल 324। इसमें ये लोग क्लियरली बोलते हैं कि जो इलेक्शन का डायरेक्शन होगा, जो इलेक्शन का सुप्रिटेंडेंस होगा, ठीक है। तीन शब्द लिखे हैं, तीनों को अच्छे से पकड़ेंगे, द सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंडक्ट, ठीक है। ये आर्टिकल 324 के शब्द में बता रहा हूँ। सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ये किसके हाथ में है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये आपका किस में लिखा है, ये लिखा है आर्टिकल 324। दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के इलेक्शन कराता है, लोकसभा के कराता है, राज्यसभा के कराता है, विधानसभा के कराता है, विधान परिषद के कराता है, प्रेसिडेंट के कराता है, और वाइस प्रेसिडेंट के कराता है, ठीक है। तो ये 6 इलेक्शन याद रखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। तो ये इलेक्शंस किसके कंट्रोल में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बाकी आप सोच रहे होंगे लोकल गवर्नमेंट, तो देखिए लोकल गवर्नमेंट के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनता है, वो डील करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं और मैं इन पे बहुत फोकस करता हूँ। करंट अफेयर्स की सारी क्लास में मैं बार बार हर इंस्टीट्यूशन को उठाता हूँ और डिबेट करता हूँ, उस पर बताता हूँ कि ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है या किसी एक्ट में लिखी है या ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये सारी बातें हम अपनी क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं, और बाकी जो हमारा लवासना बैच है उसमें हम ये सब पढ़ेंगे। जैसे इलेक्शन वाली बात थी तो इलेक्शन में जो 324 से लेकर 329 है ना, ये सारे आर्टिकल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये सारी हम चीजें डिटेलिंग में आपका उस बैच में करेंगे। रिगार्डिंग फॉर दिस टेस्ट आपका पूछ रहा है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है, एक्स्ट्रा का मतलब समझना है नॉन, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो बॉडीज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल हो, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखी हो, एक्स्ट्रा लीगल मतलब जो नॉन लीगल हो, नॉन लीगल मतलब जो पार्लियामेंट या स्टेट के किसी कानून के तहत ना बनाई गई हो, ठीक है। समझ रहे हैं, एक्स्ट्रा लीगल मतलब जिसके लिए कोई कानून ना हो, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना लिखा हो।
तो आते हैं वन बाय वन। देखिए एनडीसी, एनडीसी का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और एनडीसी आपका एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा लीगल है। क्यों? क्योंकि ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो ये वाली बॉडी ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन है और ना ही इसके लिए कोई लॉ बनाया गया है। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई बॉडी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये आपका बहुत आज की नहीं, बहुत पहले की 1952 में बनाया था। जो नीति आयोग 5 ईयर प्लान बनाता था उसी से ये डील करता था, उसको इम्प्लीमेंट कराने में मदद करता था। नेक्स्ट इज गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस। इसको बनाया गया था ताकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के साथ हम आपस में कोऑर्डिनेट कर सके। तो ये भी ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, ना ही इसके लिए कोई लॉ बना है। नेक्स्ट आता है आपका जोनल काउंसिल्स। तो जो आपका जोनल काउंसिल्स है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखी गई हैं, लेकिन इसके लिए हाँ कानून जरूर बनाया गया है। आप अगर देखेंगे एक है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है। एक कानून है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, उसके तहत ये बॉडी बनी है। तो हाँ, लॉ तो इसके लिए बना है। एक है आपका इंटर स्टेट काउंसिल। तो भैया ये वाली बॉडी जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है अंडर आर्टिकल 263, ठीक है। तो ये कहाँ लिखी है? ये लिखी है अंडर आर्टिकल 263। तो कोई भी डिस्प्यूट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, बिटवीन टू स्टेट्स, है ना, या फिर बिटवीन अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर, तो इन सारे मुद्दों से, इन सारे डिस्प्यूट से कौन डील करेगा? इंटर स्टेट काउंसिल डील करेगा अंडर आर्टिकल 263। तो लॉ तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो ऐसी कौन सी बॉडी हैं जो ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, ना ही उनके लिए कोई लॉ बना है? तो वो मेरे ख्याल से अब आराम से देख पाएंगे वो कौन सी दो बॉडी हैं। वो है एनडीसी एंड गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than one half to the states। मतलब ये पूछ रहा है ऐसे कौन से अमेंडमेंट है जिसमें स्टेट की रेटिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। देखिए आर्टिकल 368 हमें प्रोसीजर बताता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो अमेंडमेंट बिल है वो आपको लोकसभा से पास कराना होगा, राज्यसभा से पास कराना होगा। इंट्रोड्यूस आप कहीं भी करा सकते हैं, ठीक है, लोकसभा से, राज्यसभा से। फिर वो जाता है पार्लियामेंट के पास, सॉरी प्रेसिडेंट के पास फॉर देयर एसेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट को एसेंट देनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में, तो ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हो जाएगा। देखिए ये सारी चीजें आर्टिकल 368, यूनियन पार्लियामेंट, ये सब हम अच्छे से पढ़ते हैं। जो हमारा अभी कोर्स लॉन्च हुआ उसमें पूरा डिटेलिंग में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जो अपने लमास्ता के स्टूडेंट्स है वो ये सारी चीज मैं उनको सारा चीजें डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। आर्टिकल 368 के बाद आपको आना है हाँ, आर्टिकल 368 में कह रहा है लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट हो गई पास। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर कोई भी चेंज करना है तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, अगर वो आपको चेंज करनी है तो आपको लोकसभा से पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा, और जो स्टेट्स है स्टेट से भी पास कराना पड़ेगा। अब देखिए हर स्टेट उसको पास करे ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी नहीं। तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स में से हम कह देते हैं अगर मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स अगर इसे पास कर दें, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स अगर पास कर दें, कि मान लीजिए अगर 28 स्टेट्स हैं तो उसमें से 15 स्टेट्स इसे पास कर दें, तो ये मान लिया जाएगा कि स्टेट्स ने इसे रेटिफाई कर दिया है। तो ऐसी कौन सी अमेंडमेंट्स है जिसमें स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए? तो ऑब्वियसली बात है, आप कॉमन सेंस लगाएंगे, वो ऐसी ही अमेंडमेंट होगी जिनमें स्टेट्स को कुछ लेना देना होगा, जिनसे स्टेट्स पे कुछ असर पड़ रहा होगा, तो जिससे फेडरलिज्म पे असर पड़ रहा होगा। तो ये हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें किसमें लिखी हैं? आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2। तो आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2 में वो सारे प्रोविजंस लिखे हैं जहां जहां पर आपको क्या कहते हैं स्टेट्स का रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में चार चीजें लिखी हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 55 में लिखी हुई बात है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट, एनी ऑफ द लिस्ट्स इन द 7th शेड्यूल, और अबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट, ये आर्टिकल 169 में लिखा है, ठीक है। तो अब आते हैं, अब समझते हैं ये चारों पॉइंट्स को। तो देखिए
इसमें क्या लिखा है, आर्टिकल 55 में अमेंडमेंट करना है तो स्टेट से रेटिफिकेशन करवाना पड़ेगा। और आर्टिकल 55 क्या है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से डील करता है। इसके बाद क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, इसमें भी आपको स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए। और क्या था, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7 शेड्यूल। ठीक है, इसमें भी क्या चाहिए आपको, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए। तो इन 3 चीजों में चाहिए। बाकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाली चीज है वो आपको इसमें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए आर्टिकल 169 है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश भी की जा सकती है और क्रिएट भी की जा सकती है अंडर आर्टिकल 169। उसमें स्टेट्स की मंजूरी होना जरूरी नहीं है। उसका देखिए सीधा सा प्रोसीजर है। जैसे मान लीजिए अरुणाचल है, अरुणाचल की लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अब उन्हें अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो उन्हें एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, जब वो रेजोल्यूशन पास करेंगे अपनी असेंबली में, और मान लीजिए वो रेजोल्यूशन पास हो गया, तो रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो जो हमारी क्लासेस होती है उसमें उससे सब डिस्कस करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अभी थोड़ा सा टाइम का अभाव है इसलिए हम ये सारी चीजें डिटेल में नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी इतना मानिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। रेजोल्यूशन आपका पास होने के बाद होगा क्या, आपका ये चीज जाएगी पार्लियामेंट में। तो अगर पार्लियामेंट चाहे, अगर पार्लियामेंट की मर्जी है तो चाहे तो वो क्रिएट कर दे लेजिस्लेटिव काउंसिल, और चाहे तो ना कर दे। तो इसमें स्टेट की मर्जी इतना मैटर नहीं करती है। ठीक है, स्टेट्स की इतनी मर्जी मैटर नहीं करती। तो अगर स्टेट्स ने रेजोल्यूशन भेज भी दिया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाओ, तो अभी भी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्लियामेंट पे, चाहे तो पास करे चाहे तो ना करे। तो इन दैट केस हमें इतना समझ में आ रहा है कि आर्टिकल 169 में जो स्टेट्स की रेटिफिकेशन है वो जरूरी नहीं है। तो फोर छोड़ के बाकी सब में आपको स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक होता काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे हम कहते हैं राज्यसभा, एक होता हाउस ऑफ पीपल जिसे हम कहते हैं लोकसभा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट में मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है एक्स की वैल्यू। तो देखिए राज्यसभा में 12 होते हैं नॉमिनेटेड, 238 होते हैं बाकी जो स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। इन द सेम मैनर हाउस ऑफ द पीपल में क्या होता है, 530 आपके कौन से हो गए, जो रिप्रेजेंटेटिव हो गए स्टेट के, 2 मेंबर्स हो गए एंग्लो इंडियंस, तो कितने हो गए 532 प्लस, अब मैक्सिमम कितने 552। तो 532 तो जब यही हो गए तो यहाँ कितने होंगे, ऑब्वियसली 20 होंगे। तो ये तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो जो 20 क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे, मेंबर्स कहाँ से आएंगे, वो आएंगे यूटी से। ठीक है, तो नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो करेक्ट आंसर इज सी। अच्छा, अब जो एंग्लो इंडियंस वाला कंसेप्ट है वो खत्म हो गया। तो अगली जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तो उसमें कोई भी नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन आपको नहीं मिलेंगे। Next question number 5, who among the following have the right to vote in the elections to the both the Lok Sabha and the Rajya Sabha? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन ट्रिकी है एक्चुअली। इनमें से कौन से मेंबर्स ऐसे हैं जो लोकसभा में भी वोट कर सकते हैं और राज्यसभा में भी वोट कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चक्कर खाने वाला है कि ये लोकसभा और राज्यसभा। देखिए राज्यसभा में मेंबर्स कहाँ से आते हैं, स्टेट असेंबली से आते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर से आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर से मेंबर आते हैं राज्यसभा में। और तो इसमें से क्या कह रहा है, कौन से ऐसे लोग हैं जो लोकसभा में भी वोट कर पाएंगे और राज्यसभा में भी वोट कर पाएंगे? देखिए लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कौन कौन हो गया, ये लोकसभा की बात कर रहा है। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज लोकसभा और अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज राज्यसभा। तो देखिए लोकसभा के लोग राज्यसभा में तो वोट नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो देखिए राज्यसभा के मेंबर राज्यसभा में तो क्या कहते हैं वोट नहीं कर सकते ना, लोकसभा के लिए तो कर सकते हैं। वो अपने अपने कैंडिडेट को मतलब जो पीएम वाला इलेक्शन होता है जिसमें लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो लोकसभा के लिए तो इलेक्शन कर सकते हैं, बट वो अपने राज्यसभा के लिए इलेक्शन नहीं कर सकते। तो ये भी नहीं होगा। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, देखिए स्टेट लेजिस्लेचर में जो लोअर हाउस होता है, ये
इसको, ये होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये होती लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा, ये हो गया विधान परिषद। तो जो लोअर हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, यानी लोअर हाउस का, तो वो लोग भेजते हैं अपने मेंबर्स कहाँ, राज्यसभा। तो स्टेट लेजिस्लेचर का लोअर हाउस पार्टिसिपेट करता है राज्यसभा में, यस और नो। तो लोअर हाउस जो है स्टेट लेजिस्लेचर का, वो पार्टिसिपेट कर रहा है राज्यसभा में। प्लस साथ ही साथ एज एन इंडिविजुअल पर्सन, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर के लोअर हाउस के मेंबर हैं, यानी जो इंडिविजुअल एमएलए हैं, वो अपने एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी तो चुन सकते हैं, यानी वो अपने एरिया के लोकसभा मेंबर को भी तो चुन सकते हैं, यस और नो। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो सेवेंथ अमेंडमेंट आप देखेंगे 1956, तो उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल मध्य प्रदेश को प्रोवाइड की है, बट स्टिल दे डोंट हैव एनी लेजिस्लेटिव काउंसिल टिल यट। क्यों? क्योंकि अभी तक प्रेसिडेंट ने उसे नोटिफाई नहीं करा। एक्ट बनने के बाद कोई भी चीज जब तक नोटिफाई नहीं होती तब तक वो लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मड इन 1946, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज। देखिए, कैबिनेट मिशन के कैबिनेट मिशन प्लान के बाद इधर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना शुरू कर दी थी, प्लस इधर क्या हुआ था, एक हमने इंटरिम गवर्नमेंट बना ली थी। इंटरिम गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि 1946 का टाइम था, अब इतना तो डिसाइड हो गया था कि 1947 तक आजादी मिल जाएगी। तो आजादी तुरंत तो नहीं दे देंगे, तो कुछ टाइम के लिए तो ब्रिटिशर्स हम पे कंट्रोल करेंगे। तो ये वही टाइम था। तो 1945 में 6 में होता क्या था, वैसे एक वाइसरॉय होता था, उसके अंडर में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, ठीक है। तो लीड तो वाइसरॉय करता था, बट 1946 में अब हम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे किसको, इंडियन पीपल्स को कर रहे हैं। तो इसीलिए जो इंडियन लीडर्स थे उनको किस में फिल कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। उनसे कहा गया अब आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ जाओ, ताकि कंट्री अब आप लोग चलाओ, बस हाँ ऊपर से देख रेख हमारी रहेगी। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो सारे इंडियन मेंबर्स चले गए थे जिनको एक मंत्री पद मिल गया था। जितने भी इंडियन लीडर्स थे जो बाद में जाके मंत्री भी बने, वो सब किस में चले गए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चले गए। हालांकि वाइसरॉय तो सबसे ऊपर था, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सब अपने लीडर्स थे, तो इनमें से एक पर्सन को बना दिया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो इनमें से एक पर्सन को बना दिया गया वाइस प्रेसिडेंट। हालांकि इसके चेयरमैन या फिर कह सकते हो प्रेसिडेंट तो आपके वाइसरॉय होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, बट उनके अलावा सेकंड टॉप पर्सन वाइस प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया, वो बनाया गया आपका जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर इज ए। ये जब आप हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 156 deals with provides that a governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office। देखिए, पहली बात तो जो टर्म ऑफ 5 years है गवर्नर का, ये फिक्स नहीं होता है, क्योंकि बात क्या हो रही है, आर्टिकल 156। तो लेट मी शो यू द आर्टिकल 156। तो आर्टिकल 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात कर रहा है। तो पहली स्टेटमेंट क्या लिखी है, सब क्लॉज 1 में क्या लिखा है, शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी गवर्नर तब तक पावर में रहेगा जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे। प्रेसिडेंट का कल मूड अगर खिसक गया तो वो गवर्नर को वापस बुला सकते हैं, ठीक है। और 5 साल के लिए टर्म होल्ड करेंगे, उस वो 5 साल कब से स्टार्ट होंगे, उस दिन से जिस दिन वो ऑफिस में एंटर करेंगे। और साथ ही साथ उनका टर्म एक्सपायर भी हो जाए, उसके बाद भी वो ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक उनका सक्सेसर ऑफिस में नहीं आ जाता है, ठीक है। तो ये सब लिखा है आर्टिकल 156। अब हम अपने पे आते हैं। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नो गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। बकवास बात कर रहा है, क्यों? अभी हमने देखा प्रेसिडेंट जब चाहे हटा दें। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बाय बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 5 years, ये भी गलत बोल रहा है, क्यों? अभी हमने देखा कि गवर्नर 5 साल से ज्यादा भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर उनका सक्सेसर अभी तक ऑफिस में नहीं आया। जब तक जिस बंदे को ऑफिस सौंपना है वो ना आ जाए तब तक ऑफिस नहीं छोड़ना, भले 5 साल से ऊपर थोड़ा एक्सीड कर जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इन बोथ केसेस दो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर इज नीदर। क्वेश्चंस अच्छे हैं, दिमाग लगाइएगा, इसीलिए कम कम क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्रुप्स ऑफ रिलीजन। यानी ये बात कर रहा है आर्टिकल 15 की,
इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर। देखिए हम साफ साफ पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी, ये तो पॉलिटी की शुरू की एक दो क्लास में फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा है। जो भी हमारे लवासे के स्टूडेंट्स हैं उनसे ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। तो राइट टू इक्वालिटी किससे डील करता है? आर्टिकल 14 टू 18। तो ये चीजें लवासना बैच हो या हमारा कोई भी बैच हो, वॉरियर हो, फॉरेस्टर हो, ये चीज मैंने हर जगह पढ़ाई। तो राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से 18। तो उसमें आपका आर्टिकल 15 आ जाएगा। दिनेश गोस्वामी कमेटी, एक्चुअली ये जो आपकी दिनेश गोस्वामी कमेटी है ये आई थी 1990 में और ये डील करती है इलेक्टोरल रिफॉर्म से। तो इस चीज को याद रखेंगे, दिनेश गोस्वामी कमेटी किससे रिलेटेड है? इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। प्लस साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, इस कमेटी में ईवीएम इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई थी। ईवीएम फिर हमने आगे जाके इंट्रोड्यूस करी, बट इस कमेटी में जो 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी बनती है, ये ईवीएम को इंट्रोड्यूस करने की बात कहती है। ठीक है, पहले बैलेट बॉक्सेस यूज होते थे। तो ये भी कई बार हो सकता है अगली बार पूछ ले कि ईवीएम्स को इंट्रोड्यूस करने की बात किस कमेटी में कही गई थी। तो ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है विद अनदर फॉर्म। ठीक है, तो अपना पर्पज यही है कि चीजों को कनेक्ट करें और जितनी चीजें हो सकती हैं सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। एक्सप्लिसिटली का मतलब कोई चीज अगर डायरेक्टली साफ साफ लिख दी गई हो कैटेगोरिकली। अगर कोई चीज कैटेगोरिकली लिख दी गई है तो उसी क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। और अगर साफ साफ नहीं लिखी है, घुमा के लिखी है, तो कहते हैं इम्प्लिसिटली स्टेटेड। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हाँ, एग्जाम्पल ये है आपके लिए, जैसे फ्रीडम टू प्रेस है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस साफ साफ नहीं लिखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, उसमें लिखा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको बोलने का अधिकार है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी उसी में आ जाता है। ठीक है, वो भी एक बोलने का तो अधिकार है, बट साफ साफ नहीं लिखी। जैसे यूएसए में क्या है? यूएसए में साफ साफ लिखा है फ्रीडम ऑफ प्रेस। इंडिया में ऐसा नहीं है, हमने उसको अलग से नहीं लिखा, हमने माना इसी में इंक्लूडेड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो वो कह रहा है कि कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ नहीं लिखी बट फिर भी एज ए कन्वेंशन हम उसे मानते हैं। जैसे पहली चीज क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर लोअर हाउस से होना चाहिए, यानी लोकसभा से होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मनमोहन सिंह लोकसभा से नहीं थे। ठीक है, तो और ऐसा कोई कन्वेंशन भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सी देखिए, ऑल द पार्टीज आर टू बी ऑल द पार्टीज ऑफ इंडिया, ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कन्वेंशन भी नहीं है। In the event of both the president and vice president demitting office simultaneously before the end of their tenure, the speaker for the lower house of the parliament will officiate as the president। कह रहा है कि मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एक साथ सीट छोड़ दें, ठीक है, तो वैसे क्या होता है? प्रेसिडेंट चला जाता है तो प्रेसिडेंट की जगह कौन ले लेता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट बन के काम करता है। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो ये कह रहे हैं स्पीकर आना चाहिए। नहीं जी, स्पीकर नहीं आएगा, इनकी जगह कौन आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे। ठीक है, कौन आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सीधी सीधी रॉन्ग है। तो अगर तीन रॉन्ग है तो ऑब्वियसली करेक्ट कौन सी है? ये। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ द लूज इज मेजोरिटी इन द लोअर हाउस। यहीं पर हम लोग गलती करते हैं। हम लोग को क्या लगता है ये साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, एक्चुअली ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतना लिखा है, मैं दिखा देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट उन्हें ओथ दिलाएंगे और वो तब तक पोजीशन होल्ड करेंगे जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि मेजोरिटी अगर लूज करी लोकसभा ने तो प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन ये चीज बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड है? एक तो कन्वेंशन है, क्योंकि हमें पता है हम क्या है, प्रियम्बल में क्या लिखा है? हम डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी है तो जिसके पास मेजोरिटी होगा वही रूल करेगा। तो ये कन्वेंशन पे ये सारी चीजें चल रही हैं। अदरवाइज ज्यादा डिटेल्स किस में लिखी है? लोकसभा की जो रूल बुक है, लोकसभा की जो रूल बुक है उसमें डिटेल्स लिखी गई हैं।
उसमें ये लिखा गया है कि इन केस अगर किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, लग रहा है कि वो मेजोरिटी नहीं होल्ड करता, तो उसे फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, फ्लोर टेस्ट देना पड़ता है, या फिर कह दीजिए वोट ऑफ ट्रस्ट देना पड़ता है, या फिर उसके लिए क्या पास होता है, कॉन्फिडेंस मोशन। तो अगर वो मेजोरिटी साबित कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि जब कोई भी पीएम बन जाता है, प्रेसिडेंट जिसे भी पीएम बनाते हैं, तो विद इन 30 डेज उसे लोकसभा में अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है, उसी के बाद वो रन कर पाएगा ऑफिस। ठीक है, तो इसीलिए जो कन्वेंशन है, जो रूल बुक है लोकसभा का, उसके हिसाब से ये चीज चल रही है, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली ये चीज नहीं लिखी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट्स इन विच द लोक आयुक्त एक्ट इंक्लूड्स द चीफ मिनिस्टर। देखिए, लोक आयुक्त और लोकपाल ये सब लोकपाल बिल से आते हैं। लोकपाल बिल बनाया गया है ताकि किसी तरह के करप्शन को रोका जा सके, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बने जो करप्शन को रोक सके। तो सेंटर में लोकपाल होता है और स्टेट में हमने क्या बनाया, लोक आयुक्त बनाया। तो कुछ स्टेट्स होते हैं, हर स्टेट ने अपना अपना लोक आयुक्त का एक्ट पास किया है। तो कुछ स्टेट्स होते हैं जिन्होंने चीफ मिनिस्टर को लोक आयुक्त एक्ट के अंदर रखा है, मतलब लोक आयुक्त एक्ट वहां उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर पे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। बट कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने क्या करा, लोक आयुक्त एक्ट को इस चीफ मिनिस्टर लोक आयुक्त एक्ट से चीफ मिनिस्टर को बाहर रखा है। मतलब कुछ स्टेट में, लाइक जैसे वेस्ट बंगाल में लोक आयुक्त जो है वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली बात है, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो वहां पर लोक आयुक्त चीफ मिनिस्टर को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो भैया सीधी सी बात है, लोकल गवर्नमेंट में विमेन का रिजर्वेशन होता है 1/3, 1/3 मतलब 33%। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सब ठीक है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को एक कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है, वो आपका पैसा देता है, वो पैसा रिकमेंड करता है। ठीक है, और इलेक्शंस कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। और लोकल गवर्नमेंट, हाँ जी बिल्कुल, कोई इंडिपेंडेंट टायर नहीं है, इंडिपेंडेंट तो कोई बॉडी है ही नहीं, सबके चेक्स एंड बैलेंसेस लगे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if in an election to a state legislative assembly the candidate who is declared elected loses its deposit, it means that loses its deposit मतलब होता क्या है, आप मान लीजिए किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी से इलेक्शन लड़े। ठीक है, मान लीजिए आप एक कॉन्स्टिट्युएंसी से इलेक्शन लड़े, अब होता क्या है, आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, ये सारी बातें किसमें लिखी हैं, ये सारी बातें आपको मिलेंगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो उसका जब आप सेक्शन 34 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि आपको 10,000 का डिपॉजिट जमा करना पड़ता है अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। SC ST कैंडिडेट हैं तो 5,000 रुपये का डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। तो ये पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। और इन केस आप इलेक्शन हार गए और आपको जो वोट्स हैं, टोटल वोट्स का 1/6 से भी कम वोट्स मिले, मतलब अगर 600 वोट्स पड़े, अगर 600 वोट्स पड़े हैं और आपको लेस देन 100 वोट्स मिले, तो आपका डिपॉजिट फोरफीट हो जाएगा, वापस नहीं होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, जमानत जब्त हो जाना। तो अगर आपको टोटल वोट्स का 1/6 से भी कम वोट्स मिले तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, यानी आप अपना डिपॉजिट लूज कर देंगे, यू विल लूज योर डिपॉजिट। ठीक है, तो ये कंडीशन कब आ सकती है, जैसे पहला स्टेटमेंट कह रहा पोलिंग वाज वेरी पुअर, ऐसा तो कोई लेना देना नहीं है। पोलिंग बहुत पुअर होगी तो मान लो 1000 की जगह सिर्फ मान लो 400 लोग आए, बट उन 400 में से डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये कोई रीजन नहीं है। इलेक्शन वाज फॉर ए मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्युएंसी, नहीं ये भी कोई रीजन नहीं बनता, द इलेक्शन वाज फॉर ए मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्युएंसी, नहीं ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट, इलेक्टेड कैंडिडेट्स विक्ट्री ओवर हिज नियरेस्ट राइवल वाज वेरी मार्जिनल, नहीं मार्जिनल से कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए 1000 वोट्स पड़े, अब उसमें से किसी को मिल गए 501 और किसी को मिले 499, तो जीत तो मार्जिनल है, बट दोनों ने 1/6 से ज्यादा वोट गेन करे, तो डिपॉजिट तो कोई भी लूज नहीं करेगा। और दूसरा है, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टेड द इलेक्शंस, जैसे मान लीजिए वोट्स टोटल 1000 पड़ने हैं, ठीक है, बट जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले लोग हैं, मतलब जो नॉमिनेशन फाइल करने वाले लोग हैं, वो बहुत ज्यादा है। पता चला कि
600 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, ठीक है। तो जब ज्यादा लोग नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो वोट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हो सकता है किसी पर्सन को 1/6 से भी कम वोट मिले, लेस देन 1/6 वोट मिले, यस और नो। तो ऑब्वियसली बात है डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। हाँ जी। तो अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कह रहा है, कुछ डिटेलिंग दे रहा है। जैसे कर्नाटका की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1994 में इलेक्शन हुआ होगा, उसका कुछ डेटा है। जैसे एक पार्टी है जनता दल, उसको कांग्रेस और बीजेपी तीनों के वोट्स को कंपेयर किया गया। वोट्स को कैसे कंपेयर किया गया, एक साइड तो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलर वोट्स, मतलब जितने भी लोग थे, जितनी भी कर्नाटका की पॉपुलेशन थी, उसके वोटिंग का परसेंटेज है। मतलब ओवरऑल अगर आप कर्नाटका के लोगों को देखेंगे तो 36% ने किसको वोट दिया, जनता दल को दिया, और 31% ने कांग्रेस को दिया, और 20.4% ने बीजेपी को दिया। लेकिन वोट करवाना अलग चीज होता है, बट वोट को सीट्स में कन्वर्ट करना अलग चीज होता है। ये चीज अब आपको यहाँ फील होगी। तो देखिए सबसे कम देखिए 36% वोट है बस जनता दल का, और उन्होंने सीटें कितनी सिक्योर की, 116। वहीं बीजेपी कांग्रेस का थोड़ा ही कम है, 31, बट उनकी सीट्स देखिए कितनी कम हो गई, 35। और वहीं एक जगह बीजेपी को देखिए सिर्फ 20.4% है, कांग्रेस से भी कम इनका वोट परसेंटेज है। मतलब 20.4% पॉपुलेशन ने बीजेपी को वोट किया है कंपेयर टू कांग्रेस। तो मतलब कांग्रेस की सीटें ज्यादा होनी चाहिए, बट सीटें किसकी ज्यादा है, बीजेपी। तो ये सीन क्या होता है, ये सीन ऐसा होता है कि एक्चुअली हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए दो कैंडिडेट्स लड़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अगर आपको समझना है, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहलाता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए ए बी सी, तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, दो कैंडिडेट्स हैं एक्स और वाई। तो ए कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एक्स को वोट मिला है, वो मिला है मान लीजिए 40, मान लीजिए जो एक्स को वोट मिला है वो मिला है 51%। बट वाई को कितना मिला है, वाई को मिला है 49%, ठीक है। तो यहाँ पे विनर कौन होगा, ए होगा। बट ऑब्वियसली आप कंपेयर करो, वोटिंग परसेंटेज में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं। वोटिंग परसेंटेज किसका ज्यादा है, ए का थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो होता क्या है, ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, इसमें जस्ट आपका क्या कहते हैं, आप जो मेजोरिटी में आएगा, जितने भी नॉमिनीज होते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा वोट्स गेन करेगा उसको सीट मिल जाती है। अब कई ऐसी छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, कई ऐसी पार्टीज होंगी जिनको कॉन्स्टिट्युएंसी ए में 2% वोट मिले होंगे, बट ये मेजोरिटी में नहीं है, तो ये ए सीट हार गए। कुछ ऐसे होंगे उनको बी कॉन्स्टिट्युएंसी में 3% वोट मिला होगा, सी कॉन्स्टिट्युएंसी में 3% वोट मिला। तो देखें तो ओवरऑल कितना, 2 या 2.5% वोट मिला ओवरऑल पॉपुलेशन का। बट 2.5% भी इनका ये नंबर ऑफ सीट्स में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये किसी सीट को जीत नहीं पाए। हर सीट में थोड़े थोड़े लोगों ने वोट किया, बट किसी भी सीट में ये जीत नहीं पाए। तो ये जो इनका वोटिंग परसेंटेज है, ये आपका कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है सीट में। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये इसी मेथड की वजह से हो रहा है। ये सिस्टम को हम कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा खराब सिस्टम है, इसको क्यों यूज करते हैं। हाँ जी, आपको लग सकता है ये बहुत एफिशिएंट सिस्टम नहीं है, और ये वाकई में बहुत एफिशिएंट सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिंपल ज्यादा है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं और आम आदमी को समझाने में आसान है। अब आप सोचो अगर टिपिकल मेथड यूज करें, जैसे कि हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज करते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं, उसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। उस पर देखिए मैं कभी वीडियो लेके आऊंगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। कई लोगों को तो ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये मेथड यूज होता है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, बट इट इज मोर एफिशिएंट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन से आपके, इसी तरह से आपके और भी टेस्ट सीरीज चलती रहेंगी, उनके भी डिस्कशंस आपके पास अपलोड होते रहेंगे। आपको जस्ट करना क्या है, क्विजेज लगाते जानी है और इनके डिस्कशंस देखते जाने, जो भी डाउट्स हो वो आप डिस्कशन से क्लियर करेंगे। और इन केस आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो 8076535685 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे। So thank you everyone. Have a nice day.